हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उन सभी के पास जिनके भी पास सब्जेक्ट हैगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, उन सभी स्टूडेंट के लिए उसकी जो यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर की एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ पूरी यूनिट की जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कंटेंट है जिसमें से आपके एग्जाम्स में के अंदर थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। वो सारा कंटेंट एक ही वीडियो के अंदर कवर करवाने वाला हूँ। वन शॉट रिवीजन वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी वीडियोस बनेगी। ऐसे ही आपको बाकी यूनिट्स की भी वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। आज सबसे पहले हम करने वाले हैं इसकी यूनिट नंबर 1 है जो अकाउंटिंग ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इसकी वन शॉट रिवीजन। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ये वाले जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। का आपने शेयर के ऊपर जितना पैसा पे कर रखा है उसे कहा जाता है पेड अप अमाउंट। नेक्स्ट है इशू शेयर में भी इशू डायरेक्टली टू पब्लिक आफ्टर इनकॉर्पोरेशन स्टॉक कैन नॉट बी इशूड डायरेक्टली। इशू का मतलब होता है जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है जनरल पब्लिक को, तो उसे कहा जाता है इशू। नेक्स्ट है ट्रांसफर। तो शेयर कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन बिकॉज शेयर इज नॉट डिविजिबल, स्टॉक में भी ट्रांसफर्ड। शेयर ट्रांसफर होने का मतलब होता है आपका जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास शेयर को दिया जाता है, बेचा जाता है, तो उसे भी ट्रांसफर का ही नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? शेयर आर ऑफ इक्वल डिनोमिनेशन। नॉमिनल वैल्यू स्टॉक में भी डिवाइडेड इनटू अनइक्वल नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मतलब उसकी एक तरीके से फेस वैल्यू क्या है उसे कहा जाता है नॉमिनल वैल्यू। नंबर आपको पता ही है, शेयर्स को नंबर दिया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन। शेयर आर ऑलवेज रजिस्टर्ड, स्टॉक में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड शेयर्स होते हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब कंपनी उनका रिकॉर्ड बनाकर रखती है। तो ये जो आपने 6 चीजें देखी ये क्या है? ये आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शेयर। ये हेडिंग आनी भूल गई है यहाँ पर, मेरे को याद आ गया, ये हैगी कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है मैंने आपको शेयर्स की। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। तो नंबर 1 है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं आप इसे रीड कर लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन शेयर्स के पास प्रेफरेंशियल राइट होता है किस चीज से रिलेटेड? एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, एक होता है पेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब जो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड इन्हें दिया जाएगा, और अगर कंपनी का वाउंड अप होता है और कंपनी के पास सरप्लस है तो सबसे पहले जो कैपिटल का रिपेमेंट किया जाएगा वो इन्हीं शेयर कैपिटल वालों का रिपेमेंट किया जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर्स को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होते हैं? तो क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनमें अगर किसी ईयर में डिविडेंड पेड नहीं किया जाता है कंपनी के द्वारा तो उनका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब इकट्ठा होता रहता है, और जब भी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है तो फिर उन्हें पिछला भी डिविडेंड दे दिया जाता है। उसका उल्टा होता है नॉन क्युमुलेटिव, जिसमें कोई डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। वो प्रेफरेंस शेयर जो कि जिनको किस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर इक्विटी शेयर होल्डर को भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी के पास और ज्यादा सरप्लस बच जाता है तो फिर ये प्रेफरेंस शेयर्स के पास राइट होता है कि ये कंपनी से और डिविडेंड की डिमांड कर सके, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। नेक्स्ट है रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो कि एक टाइम के बाद रिडीम हो जाएंगे, लेकिन इरिडीमेबल वो होते हैं जो कि रिडीम नहीं होते, वो कंपनी के वाउंडिंग अप तक रहते हैं, उनका कोई रिडीम्पशन पीरियड नहीं होता है। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल शेयर प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं जिन्हें हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेकंड आते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो शेयर जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है उन्हें इक्विटी शेयर कहा जाता है, मतलब ना तो इनके पास कोई डिविडेंड से रिलेटेड राइट होता है और ना ही कैपिटल रिपेमेंट से रिलेटेड कोई प्रायोरिटी होती है इनकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? मतलब जब कंपनी means equity share which are issued by company to its employee or its director either at discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available right in nature of patent or other valuation। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं? वो शेयर जो कि कंपनी प्रोवाइड करती है किनको? अपने एम्प्लॉयज जो होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, कितने अमाउंट में, या तो उसकी फेस वैल्यू पर या डिस्काउंट पर या किसी भी चीज में वो प्रोवाइड कर सकती है। उनको किस लिए देते हैं? जो वो एम्प्लॉयज और डायरेक्टर होते हैं वो अपनी नो हाउ देते हैं, मतलब जो भी अपनी स्किल्स हैं वो कंपनी के साथ रेंडर करते हैं, उसके रिटर्न में कंपनी उन्हें ये शेयर्स प्रोवाइड करती है, तो इन्हें कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। कंडीशन क्या क्या होती है स्वेट इक्विटी शेयर के लिए? तो ये किससे ऑथराइज होना चाहिए? मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए इससे रिलेटेड। फिर अगर रेजोल्यूशन स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस एंड कंसिडरेशन इफ एनी बीइंग पेड अलोंग विद क्लास ऑफ एम्प्लॉय, ऑफिसर एंड डायरेक्टर टू हुम स्वेट इक्विटी शेयर टू बी इशूड। जो भी जिसको भी ये दिया जा रहे हैं स्वेट इक्विटी शेयर, उनको इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए, कितने शेयर दे रहे हैं, क्या उनकी मार्केट प्राइस है, क्या उनकी कंसिडरेशन है, ये सारी चीजें। फिर अगर नॉट लेस देन 1 year हैज बीन elapsed since the date on which the company is entitled to commence business,
क्या बोला है, नॉट लेस देन 1 ईयर हैज इलेप्स्ड, मतलब 1 साल के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर इशू हो जाने चाहिए, उससे ज़्यादा होते हैं तो फिर वो वैलिड नहीं रहते। नेक्स्ट है सेबी गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करके करना होगा। इन केस अनलिस्टेड कंपनी एज पर गाइडलाइंस प्रेस्क्राइब्ड, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो जो भी उसकी गाइडलाइंस उसके आर्टिकल मेमोरेंडम में दी गई हैं या रजिस्ट्रार के द्वारा दी गई हैं उनको फॉलो करना होगा। फिर स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी अ क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी, स्वेट इक्विटी शेयर वही शेयर होने चाहिए जिस टाइप के शेयर कंपनी ने पहले इशू कर रखे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर। क्या होता है, तो मतलब जब भी कोई शेयर होल्डर जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं कंपनी के, अगर वो कोई भी कॉल मनी देने में एबल नहीं हो पाता है, अनेबल हो जाता है, कोई भी कॉल मनी फेल हो जाता है पे करने में, तो फिर कंपनी क्या करती है, उसके शेयर्स को जब्त कर लेती है। उसके शेयर पर पहले जितनी भी कॉल आई होती है वो सारी अमाउंट जब्त हो जाती है और उसे कोई भी अमाउंट रिटर्न में वापस नहीं मिलती है, तो उसे कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू एक इन्विटेशन होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है जब भी कंपनी न्यू इशू करती है कि हम न्यू इशू करने जा रहे हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी शेयर्स को खरीदना है तो कुछ डिस्काउंट रेट पर कंपनी प्रोवाइड करती है उन्हें वो शेयर, तो उसे कहा जाता है राइट इशू। नेक्स्ट होता है आपका बोनस इशू, जब कंपनी के पास ज़्यादा रिजर्व होते हैं, एक्यूमुलेटेड रिजर्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड देने के बाद भी ज़्यादा रिजर्व बच जाते हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हें एक प्रोपोर्शन में बोनस शेयर इशू कर देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये बोनस शेयर दिए जाते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं और जितने उन्होंने पहले शेयर हेल्ड कर रखे होते हैं उसके बेसिस पर उन्हें उसी प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज अ प्लान अंडर विच द कंपनी ग्रांट राइट टू इट्स एम्प्लॉय टू परचेज शेयर ऑफ कंपनी एट स्टेटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज। क्या बोला गया है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एक प्लान होता है जिसमें कंपनी क्या करती है, जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन्हें एक पर्टिकुलर प्राइस पर उन्हें ऑप्शन देती है कि अगर तुम चाहो तो कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर आता है आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये तो हो गई सारी इशू से रिलेटेड बात। अब आती है प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन का मतलब होता है आपका रीपेमेंट करना या रिटर्न करना। तो प्रेफरेंस शेयर पर जो भी अमाउंट ले रखी है उसे रीपे करना, वो कहलाता है आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कैसे किया जाता है, तो रिडेम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ओनली, इसके लिए कंडीशन दी गई है कि कब कब रिडेम्पशन किया जा सकता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी रिडेम्पशन किया जा सकता है, वरना रिडेम्पशन नहीं होगा। एक तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, मतलब जितनी भी अमाउंट उन पर ड्यू होती है वो सारी मिल जानी चाहिए। रिडेम्पशन ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कैसे कर सकते हैं आप रिडेम्पशन, या तो आपके पास अगर प्रॉफिट पड़ा है तो आप उसमें से रिडेम्पशन करवा सकते हैं, मतलब उन्हें उस प्रॉफिट में से अमाउंट पे कर सकते हैं जो प्रेफरेंस शेयर हैं, या फिर आप नए शेयर इशू करते हैं उसके बाद पुराने शेयर का रिडेम्पशन कर सकते हैं। ये दो तरीके बताए हैं। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर मेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। क्या बोला गया है, सिर्फ इक्विटी शेयर से जो वो आएगी प्रोसीड्स आएगी उसी से आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। सेम टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप पुराने वालों का रिडेम्पशन नहीं कर सकते। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब अगर कंपनी अपने डिविजिबल प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन करती है तो कंपनी को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में उतनी अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप शेयर। अब जो ये कंपनी ने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में अपनी अमाउंट ट्रांसफर कर दी है उसे कंपनी सिर्फ किस लिए यूज कर सकती है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूज कर सकती है, उसके अलावा और किसी चीज में उसे यूज नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट है प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ एनी प्रेफरेंस शेयर इशूड मस्ट बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बिफोर सच शेयर आर रिडीम्ड। अगर किसी भी शेयर पर जो प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम कर रहे हैं उन्हें आप प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो उसे कहाँ से दे सकती है कंपनी, या तो अपने प्रॉफिट में से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से उसे मीट आउट कर सकती है। ये कंडीशन हो गई आपकी रिडेम्पशन से रिलेटेड। फिर आएगी प्रोविजन फॉर रिडीम्पशन। प्रोविजन क्या क्या है, तो ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जा सकते हैं, ऑथराइज होना चाहिए उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। रिडीम्पशन का पीरियड कितना हो सकता है, 20 या 30 ईयर। 20 ईयर सभी कंपनी के लिए, 30 ईयर रहेगा बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, मतलब जो कंपनी बिल्डिंग वगैरह डेवलपमेंट का काम करती हैं उनके लिए 30 ईयर का पीरियड होता है। फिर अदर कंडीशन है ऑथराइज्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए इससे रिलेटेड। नो सब्सिटिंग डिफॉल्ट इन रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी ने पहले से कोई डिफॉल्ट नहीं करा होना चाहिए किस चीज में, प्रेफरेंस शेयर के रिडीम्पशन में या फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर का रिडीम्पशन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है बाईबैक का।
तो बायबैक ऑफ शेयर मींस रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय कंपनी। जब कंपनी अपने ओन शेयर मतलब जो खुद शेयर इशू कर रखे हैं उन्हें दोबारा से खरीद लेती है तो उसे कहा जाता है बायबैक। When a company has sufficient cash resource, it may likely to buy its own equity share from the market। अगर कंपनी के पास ढंग का कैश होता है मतलब ज़्यादा कैश होता है तो फिर कंपनी क्या सोचती है कि हम अपने शेयर वापस खरीद लें जिससे कंट्रोल हमारे पास ज़्यादा आ जाए और हमारा कैश भी यूटिलाइज हो जाए। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है बायबैक करने का? नंबर 1 है इनेबल द कंपनी टू यूटिलाइज इट्स सरप्लस कैश। जब कंपनी के पास ज़्यादा कैश आ जाता है तो कंपनी उसे यूटिलाइज कर लेती है। नेक्स्ट है इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। इससे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है। प्रिवेंट द टेक ओवर ऑफ कंपनी बाय कॉम्पिटिटर। कोई भी कॉम्पिटिटर अब कंपनी को टेक ओवर नहीं कर पाता है। इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ प्रोमोटर। जो प्रोमोटर्स होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है। प्रिवेंट द डाउनवर्ड ट्रेंड और फॉल इन वैल्यू ऑफ शेयर। जो शेयर की वैल्यू कम हो रही होती है अगर तो वो वैल्यू बढ़ जाती है। ये रीजन होते हैं किस वजह से बायबैक किया जाता है। अब सोर्सेज क्या क्या होते हैं? अब कंपनी अगर बायबैक करेगी तो कहाँ कहाँ से कर सकती है? नंबर 1 अपने फ्री रिजर्व में से अमाउंट ले सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से ले सकती है। प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी, या फिर कोई और सिक्योरिटी या शेयर इशू करके वो जो अमाउंट आएगी उससे बायबैक कर सकती है कंपनी। मेथड क्या क्या होते हैं बायबैक के? तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। या तो कंपनी के जो पुराने शेयर होल्डर हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनसे कहे कि हम इतने इतने प्रोपोर्शन के बेसिस पर सभी शेयर होल्डर से बायबैक कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकती है। या फिर फ्रॉम ओपन मार्केट डायरेक्ट शेयर मार्केट में जाकर शेयर्स को खरीद सकती है कंपनी। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका जो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शेयर्स और डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नंबर 1 आता है आपका नेचर। शेयर इज ओन्ड कैपिटल वेयर एज डिबेंचर जो होते हैं वो हमारे लोन होता है, एक तरीके से क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। मतलब शेयर जो होते हैं वो एक तरीके से कंपनी की खुद की कैपिटल हो जाती है। वहीं जो डिबेंचर होते हैं वो कंपनी के लोन का काम करते हैं और जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर कहलाते हैं कंपनी के। नेक्स्ट है रिटर्न। शेयर होल्डर पर कोई भी रिटर्न फिक्स नहीं होता है, उन्हें डिविडेंड मिलता है। जबकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और उतने के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो शेयर होल्डर की कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, कितना भी रिटर्न मिल सकता है, वो बेस करता है कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर क्लेम तो अ शेयर होल्डर हैज़ अ क्लेम ओवर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि वो कंपनी से प्रॉफिट में हिस्सा मांग सके। लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है। इशू एट डिस्काउंट। जो शेयर होते हैं उन्हें डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं उन्हें कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर बट डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर। शेयर को डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते लेकिन डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वोटिंग राइट। तो अ पर्सन होल्डिंग शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो पर्सन शेयर होल्ड करता है उसे शेयर होल्डर कहा जाता है। जबकि इनके पास वोटिंग राइट होता है। और अ पर्सन होल्डिंग डिबेंचर उसे डिबेंचर होल्डर कहा जाता है और इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 1 की जितनी भी थ्योरी है वो सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर हो जाती है। इससे ज़्यादा आपको इस यूनिट में और कुछ भी थ्योरी में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके पास वही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। मे बी आज की वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, आपके लिए काम आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।